हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग उस टॉपिक्स को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। किस तरीके से हम किसी फूड पार्टिकल को अपने माउथ के थ्रू इनटेक करके और फिर उसे पचाकर उससे ग्लूकोज डिराइव करते हैं। अगर कुछ प्रोटीन मौजूद होगा उसमें तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई फैट होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी फूड पार्टिकल जो कि कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी नेचर में, काफ़ी साइज में बड़ा होता है, इसलिए उससे हम पहले अपने माउथ से क्रश करके छोटा में डिवाइड कर लेते हैं। फिर वो ईसोफेगस से होते हुए पास करता है और स्टमक के पास पहुंचता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और एचसीएल होता है जो फूड को पार्शली डाइजेस्ट करता है। फिर हमारा फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास और लीवर का जूस आता है जिसमें काफ़ी इंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, बाइल जूस होता है, जो साथ में मिलकर फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी जूस होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जैसे सुक्रेस होता है, लाइपेस हो गया, लैक्टोस हो गया, माल्टेस हो गया। तो ये सब मिलकर फूड को कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद अपना फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उससे एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है हमारे रेक्टम के पास। रेक्टम में वो जाकर कुछ देर तक स्टोर रहता है और जैसे ही वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है तो वहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल होती है वो खुल जाती है और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो कुछ ये था ओवरऑल प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो हमने अभी समराइज़ किया। होप कि आपको अगर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। पिछला कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका तभी आने वाले टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें आप ओवरऑल प्रोसेस देख सकते हैं। फूड कैसे माउथ से आकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्टमक में पहुंचा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर निकल गया। तो कुछ इस तरीके का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ये सबके प्रोसेस होती है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको सही से एक बार देख सकते हैं। साथ साथ जो क्वेश्चन चल रहा है उससे आप देखकर विजुलाइज कर सकते हैं कैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो आप हर वक्त हर जगह क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाती है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम 3 से 4 मिनट भी ऑक्सीजन ना लें तो हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए। इसीलिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसी से हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज़ करता है। अगर सफिशेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी और हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का आपस में कांटेक्ट होगा। इसीलिए सांस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सांस लेते रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है ग्लूकोज के थ्रू तो साथ साथ में क्या निकलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में दोबारा बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हर वक्त हर टाइम हमारी बॉडी में चलती रहती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो आइए अब इससे और आगे देखते हैं इसमें होता क्या है हमारी बॉडी में और क्यों ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी थी वो ब्लड सेल के हेमोग्लोबिन में मिक्स होकर ब्लड वेसल के थ्रू हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो किससे मिल रहा है, हेमोग्लोबिन।
और हेमोग्लोबिन किसमें मौजूद है? रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड पूरा सर्कुलेट करते रहता है हमारी बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू हमारे बॉडी में हर जगह पहुंच जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है सेल्स को। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरीके से जो रेड ब्लड सेल हैं कैसे मूव कर रहे हैं, और इसी में अटैच्ड है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के ऊपर अटैच्ड है हमारा ऑक्सीजन। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरीके से एक पैसेंजर ऑटो में बैठकर ट्रैवल करता है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के ऊपर बैठकर ट्रैवल कर रही है। तो ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए? रास्ता। उसी तरीके से यहाँ पर हेमोग्लोबिन को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो ब्लड के थ्रू हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल पर अटैच होकर आगे बढ़ जाता है, और साथ साथ उसी के ऑक्सीजन भी आगे बढ़ जाती है और हर एक बॉडी सेल पर पहुंच जाती है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, ऑक्सीजन अटैच हो गया जाकर आपका हेमोग्लोबिन के ऊपर। हेमोग्लोबिन मौजूद था रेड ब्लड सेल के अंदर, और रेड ब्लड सेल घुली रहती है किसमें? ब्लड में। तो ब्लड जैसे जैसे सर्कुलेट कर रहा है, उसी के हेल्प से हमारी जो ऑक्सीजन है हर एक सेल के पास पहुंच जा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के मदद से सेल के पास पहुंचती है, तो फिर उसका आगे क्या होता है उसे देखते हैं। तो आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं रेड ब्लड सेल लेकर के आ रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कैपिलरी मेंशन है। कैपिलरी एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो करता है और जो सेल तक ब्लड्स को पहुँचाती है। तो कैपिलरी ने यहाँ पर रेड ब्लड सेल को पहुँचाया, और रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या था? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पर अटैच था हमारा ऑक्सीजन। तो हमारा कैपिलरी ने ऑक्सीजन पहुँचा दिया है सेल के पास। तो ऑक्सीजन पहुँचा सेल के पास। अब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहुँचते ही वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। हमें पता है कि जो हमने डाइजेशन किया था उसके थ्रू ग्लूकोज पहले ही पहुँच चुका है हमारा सेल के पास। अब हमने पहुँचा दिया ऑक्सीजन को भी सेल के पास। तो जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा साइटोप्लाज्म में, और ऑक्सीजन बन जाएगा पायरुवेट। यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और जो पायरुवेट है वो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करके साइटोप्लाज्म में पहुंचा। इससे पहले ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो हुआ था उसके थ्रू ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहले ही पहुंच चुका है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई साइटोप्लाज्म में, और क्या बना हमारा? 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल। अब ये 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारा आगे पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ फिर ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, और हमारा क्या बनेगा? एनर्जी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो ये प्रोसेस हुई पायरुवेट से एनर्जी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दो प्रोसेस हो गई। एक हुआ ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन साइटोप्लाज्म में, जिसे हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस, और क्या बना उसमें? पायरुवेट। और साथ साथ वहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी भी रिलीज होती है। उसके बाद यही पायरुवेट आगे पहुँचा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, और क्या बना हमारा? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में रिलीज हुई, और 36 एटीपी क्रेब्स साइकिल में रिलीज हुई। तो कुल मिलाकर 38 एटीपी एनर्जी हमें मिलती है जब ये पूरी प्रोसेस होती है। दोनों मिलाकर एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस और एक हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है।
तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच रहा है, फिर साइटोप्लाज्म में एंटर करा, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से हमारा 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल मिला, साथ साथ 2 ATP एनर्जी भी मिली। अब ये जो वो पायरुवेट कहाँ पहुँचा, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमारा क्या बन गया, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो ये हमारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या निकाल लिया, उससे एनर्जी निकाल ली। अब जो ये रिएक्शन हुई थी, ये हुई थी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ब्रेक डाउन ग्लूकोज का होता है हमारा एनर्जी के रूप में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है अगर, तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जितना भी हमने प्रोसेस डिस्कस किया उसे थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के पास पहुँच चुका था, ऑक्सीजन हमने अभी इनहेल करा, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट मॉलिक्यूल बना, साथ साथ 2 ATP एनर्जी भी मिली हमें। तो जितनी भी ये प्रोसेस हुई थी साइटोप्लाज्म में हुई थी। अब 2 टाइप के रेस्पिरेशन हो गए, एक हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके लिए क्या चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन। तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, या फिर हम कह दें कि ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और प्लांट्स में क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी होता ही है कि जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगी जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अगर हम अचानक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और सही से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और पायरुवेट बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और साथ साथ जो एनर्जी मिलेगी वो भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जाकर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद क्या होता है, वहाँ पर क्रैम्प पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रही है, कम एनर्जी मिल रही है, और साथ साथ जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में जाकर स्टोर हो रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या पड़ जाता है, क्रैम्प पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। अगर वार्म अप कर लेंगे तो बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, थोड़ा खुल जाएगी, साथ साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे ब्लड वेसल्स में वो भी बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक रहेगी तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लगभग 36 to 38 ATP। अगर वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी और साथ साथ लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाएगा, जो कि क्रैम्प कर सकता है और काफ़ी पेन होगा आपको। एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करा जाता है अल्कोहल प्रिपरेशन में। तो जितनी भी अल्कोहल इंडस्ट्रीज रहती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं ईस्ट के थ्रू, जहाँ पर पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही इथेनॉल यूज़ करा जाता है अल्कोहल बनाने में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में पायरुवेट को ब्रेक डाउन करा जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, बिना किसी ऑक्सीजन के सप्लाई में। इसीलिए फर्मेंटेशन क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, और किसकी मदद से करा जाता है, ये ईस्ट के मदद से। तो हमने देख लिया कि जो ग्लूकोज है उसे ब्रेक डाउन करने के बहुत अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन में हो रहा है तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी कम भी होगी, और साथ साथ कुछ अलग बाय प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा,
जो कि मसल क्रैम्प करवा सकता है। और प्लांट्स में इसी का यूज़ करके हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन करते हैं, जो कि काफ़ी वाइन्स और बियर्स में यूज़ होता है। सो ये जितनी प्रोसेस थी, ये सारी की सारी हमारे सेल में हो रही होती हैं। तो सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हुई, और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कर ली, जिसके थ्रू हमें अल्कोहल भी मिल गया। अगर बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे मसल क्रैम्प के लिए। हमने अभी देखा था कि जो हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का, तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, एनर्जी बन रहा है। तो ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में यूज़ हो जाती है, और वही एटीपी हमारी बॉडी की जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करती है। जो यहाँ पर एटीपी है वो क्या है? एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में एटीपी कहते हैं। और यही एटीपी सारी की सारी सेल्स यूज़ करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। अब कुछ चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके साथ निकली हैं। वो क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल कर देते हैं, अपने लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और जो वाटर है उससे हम लोग स्वेट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। या फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर भी निकलता है साथ साथ में। तो यही जो मॉइस्चर है वो क्या होता है? वाटर होता है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया, और साथ साथ जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हमने सेल्स में यूज़ कर लिया। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस रहता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। होप कि आपको समझ में आया हो। तो अभी हमने देखा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं या नहीं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या लेना है? एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। उसी तरीके से दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी हमें लाइम वाटर लेना है। एक हमें चाहिए ग्लास ट्यूब, जिसमें हमारी सिरिंज या फिर पिचकारी फिटेड है। अब पिचकारी में पहले से ही हमने जो एयर है अपने आसपास की उसे भर लिया है, और फिर ग्लास ट्यूब के थ्रू हम लोग लाइम वाटर में धीरे धीरे जो एयर है उसे रिलीज़ करेंगे। और दूसरी ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक्सहेल करेंगे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस पाइप के थ्रू लाइम वाटर में। तो हम देख सकते हैं कि जिस ग्लास ट्यूब में हम लोग अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं वो लाइम वाटर जल्दी मिल्की टर्न हो जाता है, और जो सिरिंज के थ्रू एयर डाली जा रही है, पंप करी जा रही है लाइम वाटर में, उसे काफ़ी टाइम लगता है लाइम वाटर को मिल्की चेंज होने में। इससे ये प्रूव होता है कि जो हम लोग एयर एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि लाइम वाटर तभी मिल्की टर्न होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करा जाता है। और हमारा जो जिसमें हमने खुद रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके, वो जल्दी टर्न हो गया मिल्की। इसका मतलब जो हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं बाहर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर का एटमॉस्फेयर में एयर है। हमारे एयर जो एक्सहेल करते हैं उसमें 4% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसका परसेंट लगभग कितना होता है? 0.04%। तो इसीलिए जो लाइम वाटर था जिसमें हमने खुद एक्सहेल करा वो जल्दी चेंज हो गया मिल्की। लेकिन जो हमने बाहर से हवा भरी थी सिरिंज के थ्रू या फिर पिचकारी के थ्रू, उसने लाइम वाटर को बहुत ही ज़्यादा टाइम में मिल्की में चेंज किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो हम लोग एयर रिलीज़ करते हैं एक्सेलेशन प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो आज हमने डिस्कस किया कैसे डाइजेशन के थ्रू हमें ग्लूकोज मिला था, और कैसे हमने इनहेल करके ऑक्सीजन को पहुंचाया अपने ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से वो सेल में पहुंचा जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ दो प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस और हमारा क्रेब्स साइकिल। दोनों में कुछ एनर्जीज बनी,
और साथ साथ हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देखने मिला। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल कर दिया, वाटर को हमने स्वेट के थ्रू बाहर निकाल दिया, और जो एटीपी एनर्जी बनी थी उसे हमने सेल में यूज़ कर लिया। साथ साथ जो एक हमने एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें हमने ये पता करा कि जो हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो एयर बाहर मिली हुई है उसमें जितना लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।